हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक। इसका नाम है बाबा जी का एक्सरे। अरे नहीं नहीं, वो वाले बाबा जी नहीं, अरे दूसरे वाले बाबा जी। आपको हम बताएंगे नहीं, आपको हम लोग दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना नाटक। बच्चों के लिए कुछ न बताना आया नया जमाना, बच्चों के लिए कुछ न बताना आया नया जमाना। टैक्स पड़ेगा भारी चुकाना आया नया जमाना, टैक्स पड़ेगा भारी चुकाना आया नया जमाना, आया नया जमाना रे भैया, आया नया जमाना। मंगलसूत्र कैसे बचाना आया नया जमाना, मंगलसूत्र कैसे बचाना आया नया जमाना। पीछे पड़ा है अब सयाना आया नया जमाना, उंगलियों का लौटा रे जमाना आया नया जमाना। जजिया कर होगा रे चुकाना आया नया जमाना। अरे भैया, हाँ भैया। कहाँ लाए हो हमें यहाँ पर? अरे भैया पहले ये बताओ, ये एक्सरे है का है? हमको नहीं समझ में आता कि राहुल बाबा किस एक्सरे की बात कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं भैया बड़ा जोर शोर मचा रहे हैं। अच्छा। कहते हैं भैया सबकी संपत्ति का कर देंगे एक्सरे। और कहते हैं ना कोई नहीं बचेगा भैया, चाहे वो बावन हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे आदिवासी भाई हो। अच्छा। सबकी संपत्ति का कर देंगे एक्सरे। कैसे लाएंगे एक्सरे करने के लिए? अरे भाई रुकिए, मगर ये कांग्रेस वाले ये एक्सरे क्यों करना चाहते हैं? इससे होगा क्या? अरे भैया ये जो पप्पू पेजर है ना, ये देश में समानता लाना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, बराबर करके क्या होगा? इसका मतलब क्या है? कोई समानता नहीं होगी, न इनके जैसा कोई बड़ा होगा, न इनके जैसा कोई छोटा होगा। भैया ये तो वही बात हुई कि अपने इस देश को चीज बनाना चाहते हैं जैसे माओ ने बनाया था। समझ लो यही डकैत अब दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर से यही काम शुरू हो गया समझो। मगर भैया सरकार हमारा हक कुछ छीन सकती है, हमारी संपत्ति कुछ छीनेगी सरकार। भैया मेरे कहने का मतलब है, मान लो आपकी किसी वजह से मौत हो जाती है। अच्छा। तो आपकी संपत्ति का 55% सरकार क्या हो जाएगा? 55%, और बचा 45% ही आपके बच्चों को मिलेगा। अरे भैया ये क्या कह रहे हो? अब हमारी संपत्ति हमारे बच्चों की नहीं, इस देश में बहुत के लोगों की संपत्ति उनके बच्चों की नहीं, अब सरकार की होगी। अरे भैया घोर कलयुग है, घोर कलयुग। और सभी सबके एक ही सहारा है, प्रभु राम जी के पास चलते हैं। चलिए। ये बात सहारा है। राम 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 राम। जन पूजित कुल मर्यादित, जन पूजित कुल मर्यादित, सत्यनिष्ठ है राम। जन पूजित कुल मर्यादित, सत्यनिष्ठ है राम। राम 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 राजा, राम राम राम। अरे काकी तुम जानती हो क्या? राहुल बाबा टीवी पे कह रहे थे घर घर की पोटली खुलेगी। हाँ, पोटली खुलेगी। क्या मतलब बहुरिया? काकी मतलब ये है कि घर घर में बहन बेटी सास बहू सबके घर के जो भी गहने हैं गुड़िया है, मतलब स्त्री धन, उसका हिसाब लिया जाएगा। सब हिसाब लेके सरकार के खजाने में जमा होगा। मतलब? अरे काकी मैंने जब से ये खबर सुनी है मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। मुझे तो डर लगता है कहीं ये मेरे सुहाग की निशानी मेरा मंगलसूत्र न ले जाए। अरे ऐसी अपशकुन बातें काहे को करती है बहुरिया? आग लगे ऐसी पार्टी को। हाँ, आग लगे। राम 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 राजा, राम राम राम। राम 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 राजा, राम राम राम। जिंदगी के सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यादव जी राम 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 राम। राम राम मास्टर जी, राम राम। आओ बैठो, चाय पियो। और ये सुनाइए कि देश दुनिया की क्या खबर है? ये लीजिए, देश दुनिया की क्या खबर है आपको खुद नहीं पता? भाई साहब देश में इतना बवाल हो रहा है। अरे भैया यादव जी, लाला जी, मास्टर जी राम राम। अरे यादव जी तुम तो पूरे शहर के रेडियो, और तुम्हें ही नहीं पता। यादव जी वैसे एक बात बोलूं, मुझे भी नहीं पता यादव जी। भाई साहब आपका ये मजाकिया अंदाज कभी खत्म नहीं होता, चाहे देश में कैसे भी हालात हो। लेकिन एक बात बताइए, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? अरे ऊपर वाले की कृपा है मास्टर जी।
अभी पिछले महीने एक और नई फैक्ट्री लगा ली है मैंने। अब उम्र का तो कोई भरोसा नहीं रहा मास्टर जी। सही बात है। तो सोच रहा हूँ दोनों बच्चों के लिए ना फैक्ट्री अलग अलग कर दूं, ताकि आने वाले समय में दोनों में आपसी प्यार बना रहे और उनकी जिंदगी भी ना खराब हो मास्टर जी। हाँ, ये तो बहुत बहुत बधाई। अरे धन्यवाद मास्टर जी। भाई साहब, कांग्रेस की एक नई नीति के बारे में सुना है। जब से मैंने वो सुना है तब से मेरा दिल धक धक करने लगा है। भाई साहब, ना जाने इस देश का क्या होगा। कौन सी नई नीति मास्टर जी? कौन सी? ये लीजिए, इतने बड़े उद्योगपति होते हुए भी आपको देश के बारे में कुछ नहीं पता। अरे मास्टर जी क्या बात है, खुलकर बताओ। ये पहले ठीक है, तो सुनिए, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की नीति। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन सी नई नीति है मास्टर जी? ये लीजिए, सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। अरे बता दो मास्टर जी। हमारे जो राहुल बाबा है ना, अच्छा, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो पूरे भारत की, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल हमारे भारत की वेल्थ का सर्वे कराना चाहते हैं, बिल्कुल एक्सरे की तरह। एक्सरे? हाँ, ये कैसे होगा? मतलब भैया वो ऐसे होगा कि हमारे भारत में जितनी भी संपत्ति है लोगों के पास, वो उसका सर्वे कराएंगे, फिर उसका आकलन करेंगे और उसके बाद गरीबों में उसको बांट दिया जाएगा। मास्टर जी एक मिनट। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमने पूरी जिंदगी संपत्ति कमाई है, जो हमने जमा पूंजी एकत्रित करी है, वो हमसे छीनकर किसी और को दे दी जाएगी। बिल्कुल ठीक। क्या कह रहे हैं मास्टर जी? एक बात और सुनिए, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने एक बात और कही है। अच्छा, वो ये कही है, अगर आप मर जाते हैं, ठीक है। अरे मास्टर जी को बिस्किट खिलाओ यार। मान लीजिए कि आप न मरते हैं, आपका पड़ोसी दुश्मन मर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? उसके मरने के बाद उसकी जो कुल संपत्ति है वो उसको न मिल करके उसका 55% हिस्सा भारत सरकार को जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमने जिंदगी भर कमाई की है, जो हमने कमाया है, जो जमा पूंजी है, जो टैक्स दे देकर हमने बनाया है, उसका 50% हिस्सा सरकार के खजाने में चला जाए। लाला जी, 50 नहीं, 55%, और जो उसकी कुल बकाया बचेगी 45%, वो जाके आपके परिवार को मिलेगी। अरे मास्टर जी ये कौन सी नई नीति है जो हमने आज तक न देखी न सुनी? बिल्कुल। अरे करना है तो कुछ ऐसा करो जिनके पास संपत्ति नहीं है, जो कमजोर है उनको मजबूत बनाओ, ना कि जो मजबूत है उनको और कमजोर कर दो। इससे तो वो जो है ना हमारे समाज में हेल्दी कंपटीशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भाई साहब, नकारेपन को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक बात बताइए, अगर मैं अपनी मेहनत की कमाई अपने और अपने बच्चों को नहीं दे सकता तो भाई साहब मैं मेहनत ही क्यों करूंगा? और जब मैं मेहनत नहीं करूंगा तो भाई साहब मेरा समाज और मेरा देश प्रगति कैसे करेगा? बिल्कुल सही बात मास्टर जी। भाई साहब ऐसे तो काला बाजारी बढ़ेगी। हाँ, में काला धन जुटेगा, बढ़ता चले जाएंगे गली मोहल्लों में। हाँ, और क्या अपराध बढ़ जाएंगे इससे। और सुनिए, इससे बड़ा तुर्रा एक और है। क्या? भाई साहब, ये जो नीति है, इसके अंतर्गत सिर्फ इसका जो प्रभाव है वो बहुसंख्यक पर ही पड़ेगा। अच्छा, अल्पसंख्यकों को इससे बाहर रखा जाएगा। अरे मास्टर जी, ये जो लोग कानून बनाने की सोच रहे हैं ना, ये कानून बनाने की, उन लोगों के बाप दादा की संपत्ति छिने ना, तब पता चलेगा। अच्छा, मुझ जैसे 4 करोड़ गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिले हैं, मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों को नहीं मिलेंगे। अरे मास्टर जी, अब तो लग रहा है कि हमारे मरने के बाद हमारा हक हमारे बच्चों को भी नहीं मिलेगा। मास्टर जी मेरा दिल तो बैठा जा रहा है मास्टर जी। अरे दिल क्या बैठा जा रहा है, आप खुद भी बैठ जाएंगे। हाँ, लग रहा है अभी। भाई साहब, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। पूछिए कैसे? कैसे मास्टर जी? एक बात सोचिए, जो संपत्ति होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बिल्कुल, वो उसके पूरे परिवार की होती है। हाँ। और इस तरह से तो हमारे पारिवारिक जो संगठन है या जो चीजें हैं उनको चोट पहुंचाने की चीज की जा रही है। हाँ भाई साहब, इससे तो हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उथल पुथल हो जाएगी। होगी। काला धन बढ़ता चला जाएगा, देश में अराजकता बढ़ जाएगी। और विकास दल में कमी हो जाएगी। समझ लेते हैं, अभी नहीं होने देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। हमने देखा
कि आप बहुत चाव से बैठकर देख रही थी पूरा नुक्कड़ नाटक, कैसा लगा आपको नुक्कड़ नाटक? बहुत अच्छा लगा है। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति का एक्सरे करेंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है, और हम माइनॉरिटीज को देंगे, मतलब अल्पसंख्यकों को देंगे, मतलब हम मुसलमानों में बांट देंगे जो भी धन है, क्योंकि उनका हक है। हम कमाते, रात दिन कमाते, सुबह से शाम 10 बजे तक पटरी पे बैठे रहते। हम अपने बच्चे के लिए कमाते, परिवार के लिए कमाते, शादी ब्याह के लिए, स्कूल की पढ़ाई के लिए कमाते बच्चे को, तो अपना हक कैसा देंगे? हमारा हक नहीं छीन सकते। तो अगर उनकी सरकार आई, वो कह रही है कि वो डिसाइड करेगी कि किसका पैसा किसको जाना चाहिए, वो डिसाइड करेगी, ये सही लगता है आपको? पता नहीं लगता सही, नहीं लगता। क्यों हम मेहनत करते रहते, अपने बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, अपना परिवार खुश रखने के लिए। ये गलत बात है। गलत बात है। हाँ, ये गलत इसलिए बात हमारे मोदी हाँ अच्छा 100-400 पार आएगा, हम मोदी को धन्यवाद देते। मोदी ने हमारे लिए लेडीज के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हम 30 साल से रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, हमारे शॉप है, हम कमाते। आपको क्या मिला है पिछले 10 साल में? आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ मिला है लेडीज को, क्या मिला है? ये लेडीज के लिए प्यार देते हैं, ये फ्री अनाज मिलता है, सब्सिडी मिलती है, गैस दिए, घर के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए दिए, हमारे घर नहीं थे। आवास योजना की बात कर रहे हो आप? हाँ, और गैस मतलब उज्ज्वला की बात कर रहे हो? हाँ, हमारे मोदी जी ने औरंगाबाद में, महाराष्ट्र की रहने वाली है, औरंगाबाद में। आम्ही पण महाराष्ट्रात आहे, मुंबईची मुलगी आहे आम्ही। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मेरे को बीजेपी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा। उन्होंने बहुत कुछ करा, हमारे रोड बना दिए। मैं आती थी औरंगाबाद से भूसान तक, तो पूरे रोड में खड्डे थे। जब मेरे को औरंगाबाद से चलती थी मैं, तो मेरे को 3-4 घंटे आने के लिए भूसान में लगते थे, दिल्ली आने के लिए। अब तो 2 साल में मोदी जी जब से आए, मोदी जी ने बहुत अच्छा रोड बना दिए। अब मेरे को 2 तास में मैं भूसान पहुंच जाती है, औरंगाबाद से भूसान में आती तो हूँ। आपने कहा कि मोदी जी ने आपको गैस दिया, रोड दिया, पीएम आवास योजना दी। वो सरकार के इससे कुएं में पानी ही नहीं था, कुआं खोदने के लिए उन्होंने मदद करी, बहुत कुछ करा। लेटरिन बाथरूम बाहर जाना पड़ता था हमारे छोटे छोटे गांव में, फिर हम तब तक घर के अंदर ही बैठे। तो आपको स्वच्छ भारत योजना से टॉयलेट्स भी बना के हाँ, दिए? बना के दिए। और ये कितने साल पहले हुआ था लगभग? ये अभी 2-3 साल हो गए जब से मोदी आ गए, जब से मोदी ने हमारी बहुत सुन ली, बीजेपी को ही वोट दे। क्यों आप कह रहे हैं कि शरद पवार जी को वोट क्यों नहीं देंगे? क्यों? उसके ऐसी हमको थोड़ा दुकान लगाती थी मैं यहाँ पे, तो उनके कोठी में गई थी, तो किसी बेट वाले ने हमको तंग करने लग गया था। हमारे पास रिलीफ नहीं थी, अब हमको रिलीफ दे रखी है तो हम बैठ सकते हैं। तो मैं ऐसी गई थी 2-3 लेडीज को लेके, तो उन्होंने मेरी सुनाई नहीं करी थी। ये बोला था कि इनको भगाओ कोठी से बाहर। फिर बीजेपी आने के बाद राहत मिला? हाँ, फिर रात मिला, हमको रिलीफ मिली, हम 2 रोटी खा रहे हैं। बहुत अच्छा करा मोदी। तुम्ही मराठीमधील सांगूया, वोट किसको देना चाहिए, एक बार मराठी में हमें अब हमारे पूरा परिवार, हम शिंदे सिंह को ही वोट देंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी का है। कांग्रेस लाना चाहती है कि अपनी कमाई का आधा कांग्रेस लेना चाहती है, उसकी सरकार आई तो। अच्छा, उन्होंने पॉलिसी लाई है। पॉलिसी लाई है, आपको क्या लगता है ये सही है? इससे गलत है। क्यों? क्योंकि अगर जो बंदा कमा रहा है 200 रुपये, वो 100 रुपये सरकार को देगा तो अपने लिए क्या रखेगा? हेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की ये लोग जो बात कर रहे हैं, अगर ये सरकार में आ गए तो ये लोग कह रहे हैं कि किसके पास कितनी संपत्ति है वो जांचेंगे और फिर डिसाइड करेंगे उस संपत्ति पे किसका हक है। और मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पहला हक तो माइनॉरिटीज का है, और माइनॉरिटीज वो बाकी माइनॉरिटीज को मानते नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आपका क्या कहना है? ये गलत है। जो माँ बाप की संपत्ति है उनके बच्चों की होनी चाहिए, ये गलत निर्णय है। तो आप क्या लगता है कि वोटर्स जो हैं वो प्रभावित होंगे इससे? मंगलसूत्र भी छीनने का प्लान बना रही है कांग्रेस, इस तरह की नीति ला रही है। हाँ। तो इस पर आपको क्या लगता है, ये नीति वैसी ही है क्या? मोदी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नमस्कार राम जी, हम नो द नेशन से हैं। आपसे ये जानना चाह रहे हैं, ये नुक्कड़ नाटक जो आपने डायरेक्ट की है, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली ये टॉपिक चूज करने की? मुझे लगा कि ये राइट टाइम है, क्योंकि ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है, उनके कुछ लीडर्स ने भी कहा है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर उनकी सरकार आती है। तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि ऐसे ही नहीं कि हम लोग एक देश का भविष्य तय करने वाले हैं, तो मुझे लगा कि इस पे विचार करना चाहिए। इस नाटक के माध्यम से लोगों तक वो मैनिफेस्टो जो समझ नहीं पाए उन तक मैसेज पहुंचेगा कि है क्या ये चीज़? हाँ, क्योंकि अमूमन ये होता है कि आम जनता मैनिफेस्टो वगैरह बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली लेती नहीं है। मुझे लगता है कि एक बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है किसी भी कंट्री के लिए, अगर इस तरह का कुछ नीति बनाती है कोई भी पार्टी बनाए।
तो उसके ऊपर एक विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? मतलब जिसने कमाया है अपनी मेहनत से, जो टैक्स दे के उसने पैसा अपने बुढ़ापे तक इकट्ठा किया कि उसके बाल बच्चों को मिलेगा, और बाद में पता चल रहा है कि वो 55% गवर्नमेंट दे जा रही है और उसका 45% उसके बच्चों को मिलेगा, तो ये एक भयावह स्थिति है मुझे लगता है। जो स्त्री धन है, जो हमारे अब पुरखों से चला आ रहा है, उसका कोई बिलिंग नहीं है, जो सास बहू बेटी तक वो एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसकी अगर एक्सरे करेंगे तो उसको प्रमाणित कैसे करेंगे कि किसका है? तो वो बहुत से इसमें ग्रे एरियाज हैं, और अगर इस तरह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, मान लीजिए कि एक छोटी दुकान से उसने एक बड़ा व्यापार खड़ा किया और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो सारा पैसा तो बंटने वाला है फिर, तो वो यहाँ पे करेगा क्यों? तो लोग यहाँ से इंडस्ट्री भी बाहर ले जाने की सोचेंगे। जब इंडस्ट्री बाहर जाएगी तो लोग ब्लैक मनी की सोचेंगे कि पैसा अपने बच्चों को पहले से दे के रखो हार्ड कैश के रूप में, बैंक के पास नहीं जाएगा, जब बैंक के पास नहीं जाएगा तो सरकार के पास नहीं जाएगा, फिर जहाँ ब्लैक मनी आती है वहाँ क्राइम बढ़ता है, तो बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हाँ, आपने सही कहा, लोग छुपाने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए, ये जो स्त्री धन की बात की जा रही है, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अब उनकी नज़र आपके मंगलसूत्र पर भी है, 70 साल तो राज किया ही, और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी ने भी अपने बयान में कह ही दिया कि हम पूरा एक्सरे करेंगे, हम देखेंगे किसके पास कितना धन है और फिर वो किसको मिलना चाहिए, इस बयान पे। नहीं, उस वेल्थ के ऊपर ऑलरेडी हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक रिकॉर्ड है, उनका बयान है कि इस देश की वेल्थ पे सबसे पहला अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुस्लिम्स का है। तो वो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉइंट अगर हम जोड़ते हैं तो ये पॉइंट समझ आता है कि कहाँ डॉट अगर हम जोड़ने लगें तो वो कहानी कहाँ पहुँच रही है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। तो आपके नाटक के थ्रू हम ये समझ पाएंगे? कोशिश तो है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं सीधा अपोज नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि इतने बड़े देश की वेल्थ को आप एकदम से कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से इस देश के जो आर्टिस्ट हैं और जो वोटर्स हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिनको ज़्यादा पॉलिटिकल जानकारी नहीं होगी 10 साल पहले की सरकार की, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सब सोशल मीडिया पे पब्लिक डोमेन में है ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन ऐसा नहीं है, बहुत एजुकेटेड है, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर है वो बहुत एजुकेटेड है, इन पे विचार करके अपने चीज़ों को निर्णय लें, मेरा बस इतना ही आग्रह है। ने यहाँ पे अभी एक नुक्कड़ नाटक पेश किया, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में हमें बताइए। जो कांग्रेस की तरफ से आई हैं तो उन्हीं की तरफ से हमने एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई और ऐसे ऑडियंस की तरफ पेश किया कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को नहीं पता है, तो हम चाहते हैं कि वो ऐसे नुक्कड़ नाटक के थ्रू ऐसे पता चले। तो आप लोगों ने ये कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो आया है सरकार की तरफ से, अगर वो आ जाएंगे सरकार में तब ये होगा, वो कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो लिखा है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए जागरूकता के लिए आपने ये नाटक किया है। तो ये नाटक के माध्यम से क्या आपको लगता है कि लोगों को समझ आएगी, जो लोगों को मैनिफेस्टो में उतना समझ नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं? देखो, जिसको समझना है उसको वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, चाहे मैं नुक्कड़ नाटक करूं, चाहे मैं स्टेज पे खड़ा होकर कितना ही बोलूं, जिसको जो समझना है वो समझेगा। और मेरा जो कर्तव्य है मेरा ये है कि लोगों को सिर्फ बताना है, ये नहीं कि उनको थोपना है, मेरा सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, आपको रखनी है ठीक है, नहीं रखनी वो आपके लिए, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोग हैं कि बीच में आके बोल रहे, तो उनको शायद ऐसा गलत फहमी है कि हम लोग ऐसा अफवाह मचा रहे हैं, शायद उस लोगों को नॉलेज कम है, उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है, तो एक बार जाके पढ़ लें उसके बाद फिर बोलें। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे देश में ना शायद नॉलेज की बहुत ज़्यादा ऐसा कमी है, एजुकेशन की कमी है कि लोग सुन लेते हैं, व्हाट्सएप पर देख लेते हैं, मैसेज पढ़ लेते हैं, तो वही उसको सर्कुलेट कर देते हैं। एक बार पढ़ें, किताबें पढ़ें, देखें, लोगों को सुने, अच्छे लोगों को सुने, तो आपको तब पता चलेगी हाँ असलियत क्या है। तो आप लोगों ने इतनी बढ़िया तरीके से ये नुक्कड़ नाटक पेश किया है, आप लोग के अंदर क्या भाव था और आप लोगों को कैसा महसूस हुआ, बस एक एक करके बताइए आपके मन में। जब हमने इस नीति के बारे में सुना तो हमको मतलब समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी जी इतने पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब हमारी संपत्ति का 55% सरकार के फंड्स में जाएगा। तो मतलब हमारे बाप दादा जो हैं वो हमारे लिए क्यों कमा रहे हैं? हमने नुक्कड़ नाटक किया तो हमारा बस यही उद्देश्य होता है कि लोगों को उनका मनोरंजन हो पाए, हम जो उनको बताना चाह रहे हैं वो चीज़ें उनके पास पहुंच जाए। तो हमारा मेन उद्देश्य मनोरंजन था और लोगों ने पसंद किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो वही आप लोग चाहते हो कि आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से मैसेज पहुंच पाए, राइट? और ये जो नीति है इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, तो हमारा मेन मोटिव यही था कि हम अपने नुक्कड़ नाटक से लोगों को जागरूक कर सके, अवेयर कर सके। जैसा साथी कलाकार ने बताया, बात तो सही है, मतलब मेन मोटिव हमारा यही है कि हम अपने कला के माध्यम से, जो भी हमारा मतलब नाटक के माध्यम से जो भी जानकारी है, क्योंकि बहुत अहम जानकारी है, ये हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो हम अपने कला के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, मेन मोटिव यही था। तो ये सब क्यों यार, 55% मतलब हवाबाजी मत करो, अगर तुम कर रहे हो तो बहुत ही खतरनाक है। इलेक्शन का माहौल है तो देश के वोटर्स के लिए कोई अपील आप लोगों की है? अपने दिमाग से आप वोट करिए,
किसी और के देखे में नहीं, सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है आप उसके हिसाब से वोट करिए। इस नीति को सुनने के बाद कौन मेहनत करना चाहेगा, मतलब कुछ है ही नहीं है, तो मेरे को तो बुरा लगेगा उनको ये बोलने से। कोई मोटिवेशन नहीं है आपके कहने का मतलब? हाँ बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ये नाटक करने के लिए, एंड आई होप हमारे चैनल के माध्यम से आपका नाटक बहुत लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग नो द नेशन। दैट्स दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ।